नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प सफ़र पर निकलने की तैयारी है। आज हम मानव संबंधों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। घर की चार दीवारी और परिवार के एक छोटे, बहुत ही करीबी दायरे से शुरुआत करके हम धीरे-धीरे ये देखेंगे कि कैसे ये दायरा बढ़ता है और अंततः एक विशाल मजबूत समुदाय का रूप ले लेता है। चलिए, आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सफ़र की शुरुआत होगी समाज की मूल इकाई यानी परिवार से। इसके बाद पारिवारिक भूमिकाओं और उनसे जुड़े कुछ असल ज़िंदगी की कहानियों पर बात होगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे समुदाय एक विस्तृत परिवार की तरह ही काम करता है। संकट के समय निस्वार्थ सेवा के कुछ बेहतरीन उदाहरण जानेंगे और अंत में नए उभरते आधुनिक समुदायों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं, समाज की मूल इकाई। यह समझना बहुत ही जरूरी है कि परिवार ही किसी भी समाज की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव होता है। चाहे वो कई पीढ़ियों से साथ रह रहा एक बड़ा संयुक्त परिवार हो या फिर आज के जमाने का एक छोटा एकल परिवार, हमारे समाज का पूरा ताना बाना असल में इसी इकाई से बुनना शुरू होता है। अब जरा महान कवि तिरुवल्लुवर के इस खूबसूरत विचार पर गौर कीजिए। उन्होंने लिखा है, प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं। यह काव्यात्मक पंक्तियाँ कितनी गहराई से इस बात को साबित करती हैं कि एक स्वस्थ और खुशहाल पारिवारिक जीवन का असली परिणाम आपसी प्रेम और सद्गुण ही होते हैं। अच्छा, एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। क्या कभी ध्यान दिया है कि भाषा हमारी संस्कृति के बारे में कितना कुछ बता देती है? अंग्रेजी भाषा में देखें तो सभी चचेरे, ममेरे या फुफेरे भाई बहनों के लिए बस एक ही शब्द है कजिन। लेकिन हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में बुआ, ताऊ, चाचा, मौसी जैसे ढेरों अलग अलग और स्पष्ट नाम होते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि ज़्यादातर भारतीय भाषाओं में कजिन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। विस्तृत परिवार के इन सदस्यों को बस अपना सगा भाई और बहन ही माना जाता है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि हमारे यहाँ परिवार के बच्चों के बीच कितना गहरा और अपनापन भरा रिश्ता होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पारिवारिक भूमिकाओं और उनसे जुड़ी कहानियों की। आइए देखते हैं कि परिवार के ये गहरे बंधन रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में हमारी जिम्मेदारियों और प्रेम भरे कामों में कैसे बदल जाते हैं। इसे करीब से समझने के लिए केरल की शालिनी की इस कहानी को देखते हैं। ये आपसी त्याग का एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है। शालिनी के संयुक्त परिवार में ओणम के त्योहार की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके चाचा की नौकरी चली गई। ऐसे में शालिनी के माता पिता ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए कपड़े खरीदे और किसी को भी बुरा न लगे या कोई खुद को कम ना समझे, इसलिए उन्होंने महंगे रेशमी कपड़ों के बजाय सबके लिए सादे सूती कपड़े लिए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पूरा परिवार एक साथ एक समान रूप से त्योहार मना सके। है ना कितनी शानदार बात। अब जरा मेघालय के रहने वाले तेंजिंग के परिवार की कहानी भी सुनिए। यहाँ घर के कामों में कमाल का तालमेल और समानता देखने को मिलती है। तेंजिंग की माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प संगठन में काम करती हैं, इसलिए उसके पिता खुशी खुशी घर के कामों और खाना पकाने में पूरा हाथ बटाते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर टीम वर्क है, जहाँ पारिवारिक भूमिकाएं ज़रूरत के हिसाब से खुद ब खुद ढल जाती हैं। सच में काम कोई भी हो, सब मिलकर करते हैं। और यही सहयोग की भावना पीढ़ियों के बीच के फासले को भी कैसे मिटाती है, वो यहाँ देखा जा सकता है। तेंजिंग की दादी बच्चों को मज़ेदार कहानियाँ सुना रही हैं और बातों ही बातों में हंसी मजाक के साथ जिंदगी की समझदारी अगली पीढ़ी तक पहुँचा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दादाजी तेंजिंग की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं और स्थानीय समुदाय के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये एक एकदम परफेक्ट पारिवारिक जुड़ाव का चित्र है। खैर, अब अपने घर के दायरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और समाज के व्यापक रूप की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए बात करते हैं समुदाय की, जिसे हम एक विस्तृत परिवार भी कह सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि समुदाय असल में है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक विस्तृत परिवार ही तो है। ये आपस में जुड़े हुए लोगों का एक ऐसा समूह है जो परिवार की चार दीवारी से बाहर निकलकर बिल्कुल उन्हीं मूल सिद्धांतों पर काम करता है जिन पर एक घर टिका होता है, यानी आपसी निर्भरता और साझा जिम्मेदारी। और ये समुदाय एक साथ काम कैसे करते हैं? सदियों पुरानी परंपराओं और अलिखित नियमों के जरिए
ये लोग एक साथ प्राकृतिक संसाधनों को साझा करते हैं, पानी की आपूर्ति का प्रबंध करते हैं, चारागाहों और जंगलों का मिलकर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि फसल बोने और काटने जैसे भारी भरकम कामों में भी वे शारीरिक रूप से एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब एक दूसरे का हाथ बटाए बिना गुजारा ही नहीं है। लेकिन एक बात है, किसी भी समुदाय की असली ताकत और पहचान सिर्फ सामान्य दिनों के कामों में नहीं दिखती। इसका सबसे चमकदार रूप तो तब सामने आता है जब कोई भारी संकट आ पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि संकट के समय निस्वार्थ सेवा कैसे उभर कर आती है। मिसाल के तौर पर 2015 की भयंकर चेन्नई बाढ़ को ही ले लीजिए। जब विनाशकारी बाढ़ ने चेन्नई की सड़कों को सचमुच नदियों में बदल दिया था, तब जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसे मुश्किल वक्त में कई निजी समूहों और खासकर आध्यात्मिक व धार्मिक संगठनों ने बिना किसी स्वार्थ के कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने भारी मात्रा में भोजन बनाया और उन लोगों तक पहुंचाया जो पानी में फंसे हुए थे। बिना किसी उम्मीद के की गई यह निस्वार्थ सेवा एक सच्चे समुदाय की असली पहचान होती है। निस्वार्थ सेवा की ऐसी ही एक और बेहद प्रेरणादायक कहानी अहमदाबाद के कमल परमार जी की है। उन्होंने देखा कि सड़क पर रहने वाले गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने बस देखकर मुंह नहीं फेरा, बल्कि अपनी मर्जी से हर शाम ऐसे लगभग 150 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने न सिर्फ मुफ्त शिक्षा दी, बल्कि उनके लिए रात के खाने का भी इंतजाम किया। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि उनकी इस लगन को देखकर स्थानीय स्कूलों के शिक्षक भी प्रेरित हुए और वे भी स्वेच्छा से वहां आकर अपना समय देने लगे। इन अद्भुत कहानियों के बाद यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आज के आधुनिक समय में समुदाय का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है। आइए आज के अपने आखिरी विषय पर एक नज़र डालते हैं, नए उभरते समुदाय। आज के तेजी से बदलते शहरी माहौल में बिल्कुल नए प्रकार के समुदाय बन रहे हैं, जैसे कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA। शहरों की इन बड़ी बड़ी सोसाइटियों में आस पड़ोस के लोग मिलकर कचरा प्रबंधन, कॉमन एरिया की साफ सफाई और यहाँ तक कि पालतू जानवरों की देखभाल जैसे मुद्दों के लिए अपने नियम खुद बनाते हैं। यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि इंसान चाहे गांव में हो या किसी बड़े आधुनिक शहर में, वो एक दूसरे को संगठित करने और एक दूसरे का साथ देने का तरीका ढूंढ ही लेता है। कमल परमार जी द्वारा सड़क के बच्चों को पढ़ाने की उस शानदार कहानी पर फिर से विचार करते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। समाज को सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? यह सवाल समाज के सबसे कमज़ोर और वंचित लोगों के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। हम सब इस विस्तृत समुदाय का हिस्सा हैं, इसलिए इस पर गहराई से विचार होना ही चाहिए। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है यह सफ़र बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपने भी कभी कमल परमार जी की तरह किसी ज़रूरतमंद की मदद की है, तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। हो सकता है कि आपका व्यक्तिगत अनुभव किसी के लिए ज़िंदगी जीने की राह बन जाए। धन्यवाद।